नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में स्वागत है। अशोक वानखेड़े नमस्कार। साहब, वो चूंकि चीज हालांकि पुरानी हो गई, उस पे कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन जय सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय, जय सीताराम। हम लोगों के लिए तो ये सीताराम जय सिया राम ही है। जय श्री राम तो हाँ, युद्ध का उद्घोष है। लेकिन मुझे लगता है उस पर बहुत ज्यादा बात हो चुकी है। आज थोड़ा एक बात ये भी कर लिया जाए, जो असम में हो रहा है वो मेरे ख्याल में ये लोकतंत्र है कि ये किसी एक एक व्यक्ति विशेष का अपना मतलब उसका अपना राजा है वहां का। हिमंता बिस्व शर्मा जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को रोक रहे हैं, जिस तरह से एफआईआर करवा रहे हैं, जिस तरह से लाठीचार्ज करवा रहे हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि हिमंता बिस्व शर्मा नहीं, क्योंकि बीजेपी में किसी की ना हिम्मत है ना औकात है कि वो इस तरह का निर्णय ले। वो केंद्रीय नेतृत्व में दो व्यक्ति हैं, उन्हीं के द्वारा ये गवर्न हो रहे हैं, क्योंकि उनके आगे बाकी नेता तो इतने बौने हैं कि हमारे बेचारे राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उनको तक नहीं आने घुसते दिया इन लोगों ने अयोध्या में। बाकी को तो, शंकराचार्य को तो छोड़ ही दीजिए, अडवाणी जी और शंकराचार्य इन सबको तो छोड़ ही दीजिए, बेचारे राजनाथ सिंह भी अंदर पैर नहीं रख पाए। खैर, ये हिमंता बिस्व शर्मा ऑन इज ओन तो नहीं कर रहे हैं, ये तो दिल्ली की शाह पे, और दिल्ली की शाह ही नहीं, दिल्ली के प्लान के हिसाब से कर रहे हैं। अमित शाह इतना क्यों परेशान हो गए हैं? अगर अगर राहुल गांधी असम में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो उनको ऐसी क्या दिक्कत है? मैं थोड़ा पहले एक इस पे आपसे ले लूं, फिर मेरे कुछ और प्रश्न हैं। आनंद जी, सबसे पहले आपको भी राम राम। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही कहा कि अब रामकाज हो गया है, अब राजकाज करना जरूरी है। प्रधानमंत्री भी रियलाइज कर रहे थे कि पिछले 10 दिन से वो सिर्फ मंदिर मंदिर घूम रहे थे, देश का कोई काम कर नहीं रहे थे। अभी वो फिर से देश का काम करने के लिए ताकत से उतरे हैं, लेकिन उनके सिपा सलार काम कर ही रहे थे। आपने कहा कि आसाम में राहुल गांधी घूम रहे, इससे परेशानी क्या है? परेशानी थी नहीं आनंद जी, क्योंकि राहुल गांधी का जो एक पिक्चर बनाया था विपक्ष और कांग्रेस के कुछ नेताओं के सहयोग से, कि वो मोस्ट नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, वो पप्पू है, उन्हें बोलना नहीं आता, उन्हें बात करना नहीं आता, वो बीच बीच में भग जाते हैं। कुछ लोग तो उनको ड्रगिस्ट होने की भी आरोप लगते थे, और इन तमाम आरोपों का कोई खंडन राहुल गांधी ने कभी नहीं किया। राहुल गांधी जानते थे वो क्या है। राहुल गांधी यदि विपासना करने गए तो वो बताना जरूरी नहीं था कि उनको विपासना करने गए, लोगों के लिए वो भग गए थे, क्योंकि लोगों को अब आदत लग गई थी कि आदमी गुफा में मेडिटेशन करने भी जाता है तो कैमरे लेके जाता है। अब देश को वो आदत लग गई है। तो ऐसे में राहुल गांधी कहाँ गए? ये बट नेचुरल, तो उसके नाम से कई बिल फाड़े गए। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा वन शुरू हुई कन्याकुमारी से, तमिलनाडु में वो चलने लगे, लोग मजाक उड़ाने लगे, ये क्या चलेगा, ये तो गाड़ी में घूम रहा है, झूठ बोल रहा है, फिर इसका टी शर्ट इतना महंगा क्यों है, जूते क्यों महंगे हैं, ये बच्चा साथ में लेके क्यों चल रहा है। कई करने के बाद तमिलनाडु से केरल और केरल से कर्नाटक में घुसते घुसते बीजेपी की सांसें उखड़ने लगी। उन्हें समझ में आ गया कि ये एक जननायक के रूप में स्थापित होने जा रहा है। और बेंगलोर की वो ऐतिहासिक भूतो न भविष्यति वाली जो मीटिंग हुई, रैली हुई, मेरे कई बेंगलोर के कन्नड़ न्यूज़पेपर के पुराने, बहुत जब हम बेंगलोर जाते हैं तो उनसे मिलते रहते, बेचारे बुजुर्ग संपादक हैं, घर बैठे हैं, कोई 80-90 के रेंज में है। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी रैली हमने हमारे लाइफ में देखी नहीं। उसी दिन कांग्रेस की सरकार की नींव डल गई थी। उसके बाद राहुल गांधी लगातार आते गए और राहुल गांधी अपना इमेज बनाते गए। जब तक वो जम्मू कश्मीर में जाके अपनी यात्रा पूर्ण कर लेते, तब तक राहुल गांधी एक संघर्षशील युवक, एक युवा नेतृत्व के जैसे स्थापित हो चुके थे। राहुल ये ब्रांड बन चुका था। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि राहुल गांधी वहां से आने के बाद उनको लगा बेड पे रहेंगे, सोएंगे, बहुत दिन थकान है। उसके बाद हिंडनबर्ग पे बरसे, बरसे तो ऐसा बरसे तो लोगों को ये समझ में आ गया कि ये बोलना भी जानता है, और ये संघर्ष करना भी जानता है, ये चलना भी जानता है, ये मुस्कुराना भी जानता है।
ये गरीबों के साथ उनकी समस्या बांटने में विश्वास करना भी जानता है। ये तमाम चीजों से राहुल गांधी एक स्थापित नेता हो गए। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि कर्नाटक और तेलंगाना हाथ से चला गया, मतलब कांग्रेस के हाथ में आ गया। तीनों राज्यों में बीजेपी जीती, उसमें कांग्रेसियों का ज्यादा दोष है, मैं मानता हूं। तीनों मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। उसके बाद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू की। तो आनंद जी, अब ये 2 यात्रा जो है, ये यात्रा राहुल को लाइटली लेने वाली यात्रा नहीं। राहुल अपना लोहा मनवा चुके हैं। अब वो राहुल जब सेकंड यात्रा चालू करेंगे और वो यात्रा पहले जैसी आपने ढील दी तो ये और हंगामा करेगी। 2024 के चुनाव मुंह पे है। ऐसे में इस यात्रा को पहले दिन से अड़ंगा लगाना जरूरी है। आप मणिपुर से यात्रा शुरू होती है, मणिपुर में परमिशन नहीं दी जाती है, बहुत सारा रोना होता है, बहुत सारा रायता फैलता है। आखिर मणिपुर से यात्रा निकलती है और जैसे ही यात्रा आसाम के दरवाजे पे पहुंचती है, एक आसाम बड़ा राज्य जहां कांग्रेस का एक जमाने में डीएनए हुआ करता था, और फिर वो राज्य आसाम और ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के हाथ में चला गया, जिन्होंने एक नई पार्टी बनाई, और उसके बाद वो बीजेपी के अंत में हाथ में चला गया। कांग्रेस और आसू के आसपास के टकराव में बीजेपी गेन कर गई, और वो भी उधार के सिंदूर पे, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेसी जिनके ऊपर अकूट भ्रष्टाचार के आरोप थे, भ्रष्टाचार से और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से के डर से वो सब भाजपाई हो गए, वॉशिंग मशीन में चले गए, और वहां भाजपा की सरकार स्थापित हो गई। अब एक बड़ा राज्य जहां भाजपा की सरकार है उत्तरी पूर्व में, और वहां राहुल गांधी आते हैं, तो जोरहट के पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाती मुख्यमंत्री द्वारा, और मुख्यमंत्री धमकाते हैं कि शहरों के बीच में आएंगे तो एफआईआर दर्ज होगी, अरेस्ट हो जाओगे, शहरों में शांति भंग होने नहीं देंगे। शहर में अस्पताल होते हैं, शहर में मेडिकल कॉलेज होते हैं। अरे भाई हेमंता जी, जब मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, नड्डा जी, गडकरी जी, बजरंग दल, बाकी बजरंग दल जी, वीएचपी जी, संघ जी, क्योंकि आजकल तो अपन पार्ले को भी जी बोलते हैं, बिस्कुट को भी जी लगाते हैं, तो ये सब जी है। तो ये सारे तमाम जी लोग जो है, ये जब इनकी रैलियां होती है तो क्या अस्पताल और नर्सिंग होम बाहर चले जाते हैं क्या? ये कुल मिलाकर राहुल को रोकने का प्रयास था। पहले धमकी दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये भ्रष्ट परिवार है। बताइए कौन भ्रष्टाचार की बात कर रहा है? हेमंता जी। हेमंता जी को तो नैतिकता नहीं है भ्रष्टाचार की बात करने की। उसके बाद वो कहते हैं कि ये डुप्लीकेट परिवार है, गांधी परिवार सरनेम गलत लगाते हैं, डुप्लीकेट लगाते हैं। ये गांधी नाम से इतनी एलर्जी है इनको। हेमंता विश्व शर्मा इसलिए शर्मा लगाते हैं क्योंकि उनके पिताजी का नाम शर्मा था। उनके पिताजी इसलिए शर्मा लगाते हैं कि उनके पिताजी का नाम शर्मा था। उनके पिताजी इसलिए नाम लगाते, दादाजी शर्मा इसलिए लगाते थे कि उनके पिताजी का नाम शर्मा था। ये भारतीय संस्कृति का हिसाब है। मैं वानखड़े इसलिए हूं कि मैंने वानखड़े के घर में पैदा किया, मेरे पिताजी वानखड़े थे तो मैं वानखड़े हूं। आप सिंह साहब है इसलिए आनंद वर्धन जी क्योंकि आप एक सिंह के यहां पैदा हुए थे तो आप सिंह लगाओगे। ये इनको इसका पता नहीं। अब फिरोज गांधी गांधी पार्शियों में होते हैं, जैसे मोदी मुसलमानों में भी होते हैं, मोदी तेली में भी होती है, मोदी मारवाड़ियों में भी होते हैं। अब एक मोदी नरेंद्र मोदी हो गए तो क्या बाकी मोदी क्या फ्रॉड हो गए? तो एक गांधी, महात्मा गांधी गांधी हो गए तो सारे गांधी का अपना नाम। मैं कई ऐसे मारवाड़ी गांधियों को जानता हूं। एक दिलीप गांधी तो मंत्री था अटल जी की कैबिनेट में, तो वो भी डुप्लीकेट है। ऐसे वाहियात आरोप लगाते हुए धमकाने का प्रयास किया। टस से मस नहीं हुई कांग्रेस, यात्रा चलती गई। फिर एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर से नहीं माने तो आगे पोस्टर्स और कटआउट तोड़े गए। उस पे नहीं माने तो यूथ कांग्रेस के गाड़ियों पे हमला हुआ। उस पे नहीं माने तो सीधे राहुल गांधी की गाड़ी पे हमला हुआ। उसके पहले उनको मंदिर जाने से रोका गया कि आप मंदिर नहीं जा सकते। ये तमाम रुकावटें पैदा इसलिए की गई है कि ये यात्रा यहीं से वाइंड अप हो। लेकिन हो उल्टा रहा है आनंद जी। जितने अड़ंगे
हेमंता जी लगा रहे हैं, उतना जन समर्थन आ रहा है। यदि राहुल गांधी यूनिवर्सिटी में जाके बात करते तो शायद इतने विद्यार्थी नहीं होते। उनको यूनिवर्सिटी जाने से रोका, तो जो विद्यार्थी यूनिवर्सिटी से बाहर आके राहुल का भाषण सुनने लगे, वो अभूतपूर्व भीड़ थी। राहुल गांधी कोई हॉलीवुड के एक्टर नहीं है, राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री नहीं है। राहुल गांधी को सुनने लोग क्यों आते हैं, इसका विश्लेषण करने की जरूरत है। कोई भी इंसान अपनी पीड़ा को जो शब्द देता है, उसे अपने नजदीक समझता है। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, व्याभिचार, लॉ एंड ऑर्डर, गिरती हुई इकोनॉमी, इन तमाम समस्याओं को सरकार बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि सरकार इसे समस्या मानती नहीं। सरकार गरीबी है मानती नहीं, सरकार ये नहीं मानती बेरोजगारी है, सरकार ये नहीं मानती महंगाई है, सरकार ये नहीं मानती कि देश में अराजकता है, सरकार ये नहीं मानती कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार ये भी नहीं मानती कहीं व्यभिचार हो रहा है। तो लोगों को जब अपने पीड़ा को सुनाने वाला कोई मिलता है तो वो अपना लगने लगता है, और फिर स्वयंभू भीड़ आती है। यही राहुल गांधी की ताकत है, और यही भीड़ दिन ब दिन बढ़ रही है। इसके लिए दिल्ली परेशान है। अभी तो ये शुरुआत है आनंद जी। अभी ये जब उत्तर प्रदेश में भीड़ जब जाएगी रैली, उत्तर प्रदेश की बनारस, प्रयागराज, रायबरेली, लखनऊ, बरेली, आगरा, अलीगढ़, यहां विजिट्स है। यहां से जब वो जाएगी छत्तीसगढ़, तो उत्तर प्रदेश में हेमंता विश्व शर्मा जैसा ही कड़ा प्रतिरोध होगा। फिर ये जो 3 रबर स्टैंप बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, ये भी वही आदेशों का पालन करेंगे। बड़ा कड़ा संघर्ष होगा, और ये संघर्ष गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र में जो ऑटो रिक्शा सरकार चल रही है, 3 पहिए वाली, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस वाली, वो भी अपने आप को प्रूव करने के लिए इससे ज्यादा कड़ा अभियान करने के प्रयास कर रहा है। मुझे एक आशंका है, देखिए, एक जो मैं जिस हिसाब के नेचर के लोग हैं और जिस हिसाब पहले इतिहास जो रहा है, राहुल गांधी निडर है, यकीनन वो डरते नहीं। जिसने अपने घर में अपने दादी को आतंक के सामने झुकते नहीं देखा, मरना पसंद कर दिया, जिसने अपने पिता की हत्या होती दिखाई देखी, लेकिन पिता भी झुके नहीं, उस खून में निडरता है। वो मौत का डर उनको नहीं है। जिनके घर में 2 शहादत हुई है, वो डरते नहीं। लाल किले पे बोलने का कीड़ा नहीं है, वो अभिलाषा नहीं है। पीढ़ियों से लाल किले पे लोग बोलते आ रहे हैं। ऐसे राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर मैं भी चिंतित हूं, क्योंकि गुजरात में इतिहास रहा है कि जो नेता बड़े हैं उनके साथ क्या हुआ, इसलिए थोड़ी आशंका है। और ये प्रतिरोध आपने सही कहा, हेमंता को कोई लेना देना नहीं। हेमंता को वो ऑर्डर कैरी कर रहा है, क्योंकि हेमंता उनके वजह से मुख्यमंत्री है। इफ यू आर चीफ मिनिस्टर बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ दिल्ली, then you need to obey the orders of Delhi. अशोक भाई, एक अजीब सी चीज हुई। लगता है कि मोदी जी को भी ये समझ में आ गया है कि मामला ठीक से चला नहीं। जिस तरह से वो राम बाण चला रहे थे, वो राम बाण चला नहीं, क्योंकि सीता मैया थी नहीं तो राम बाण में वो तेजी ही नहीं आई। कर्पूरी ठाकुर जी को एकदम से भारत रत्न देने की याद इन भाजपा के लोगों को कैसे आ गई? क्योंकि इनको ये याद नहीं है कि 1969 में षड्यंत्र करके कर्पूरी ठाकुर को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने वाले ये भाजपा जनसंघी लोग थे। उस समय जनसंघी कहलाते थे, भाजपा ही कहलाते हैं। इन्होंने षड्यंत्र करके हटाया था जब वो, और वही चीजें आगे चल के अगर आज कर्पूरी को एक पूरा टर्म मिल गया होता या वो, तो आज शायद पूरे देश का एक इतिहास दूसरा होता और वो दूसरा होता। और आज ये लोग, रामनाथ ठाकुर उनके लड़के कोई आज तो पैदा हुए नहीं, उन्हीं की उम्र 65-70 साल हो गई है।
तो वो क्या बीजेपी को आज तक नहीं दिखे थे, उनको तो जेडीयू ने भेजा भाई राज्यसभा या कहीं जो भी प्रमोट हुए। ये एकदम से कर्पूरी ठाकुर प्रेम कहां से एकदम से एक रात में उत्पन्न हो गया? जैसा प्रेम एक रात में प्रणब मुखर्जी के लिए उत्पन्न हुआ था, और चुनाव के पहले, बंगाल के चुनाव के पहले प्रणब दा को भारत रत्न दिया गया था, यह बताने के लिए कि हम बंगालियों से कितने जुड़े। देखिए, बुरा क्या लगता है कि भारत रत्न जैसे अवार्ड भी अब राजनीतिकरण हो गया इसका। इसके मायने ये नहीं है कतई, मैं इसको फिर रेखांकित करूं, और खासकर मैं फिर एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मैं कल से ही बोल रहा हूं, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से भारत रत्न की इज्जत बढ़ी है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न बहुत लेट मिला। कर्पूरी ठाकुर को इसके पहले, सालों पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। यदि कांग्रेस ने यह गलती की तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी के आते से ही कर्पूरी ठाकुर का भारत रत्न दे देना चाहिए था। कर्पूरी ठाकुर का योगदान नानाजी देशमुख और प्रणब दा के कई गुना ऊपर है। क्या चुनाव नजदीक आते से ही आपको कर्पूरी ठाकुर का याद आ गई? आज आप कर्पूरी ठाकुर, मतलब आज प्रधानमंत्री का एक आर्टिकल छपा है अखबारों में, जी देश के सभी अखबारों में, और वो आर्टिकल देखने के बाद मुझे इतनी हंसी आई कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कैलाशपति मिश्र जी ने मुझे, मेरा दुर्भाग्य, मतलब उन्होंने कहा कि मेरा वो सौभाग्य नहीं रहा कि मैं कर्पूरी जी को मिलूं या उनके साथ काम करूं। कैलाशपति जी ने जो मुझे बताया, और वही कैलाशपति मिश्रा जी ने जो मुझे बताया कर्पूरी जी के बारे में, वही मेरा विजन है। अब ये कैलाशपति मिश्र क्या है, मैं आपको एक अखबार का कटिंग भेजता हूं, डेट है 30 अगस्त 1990, हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान पटना संस्करण। उसमें कैलाशपति जी कहते हैं कि जो रिजर्वेशन लागू हुआ है वो कर्पूरी ठाकुर रिजर्वेशन नहीं है, वो शांति भूषण रिजर्वेशन है। शांति भूषण ने तय किया था कि कर्पूरी ठाकुर को जबरदस्ती इसमें एडवांटेज दिया जा रहा था। लेकिन मैंने कुछ बुजुर्ग लोगों से बात की, कुछ सीनियर पत्रकारों से कल बात की, तो जो वाकया मुझे पता पड़ा वो तो उससे भी भयंकर है। कर्पूरी ठाकुर ने जब ये रिजर्वेशन का फॉर्मूला तय किया तो उसको ओके करने के लिए पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली आए, और शांति भूषण जी के ऑफिस में बैठ के उन्होंने वो फॉर्मूला अप्रूव करवाया कि कानूनन इसमें कोई व्यवधान आता है क्या। शांति भूषण लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने कर्पूरी जी को कहा कि बेहतरीन फॉर्मूला कर्पूरी जी, आपने क्या मजा ला दिया, बिल्कुल करिए, इसमें कोई कानूनी प्रावधान, मतलब व्यवधान नहीं आएगा। उसके बाद पार्लियामेंट एनेक्सी में बिहार के सांसदों के साथ मीटिंग हुई कैबिनेट की। इसमें कर्पूरी जी ने अपने सारे सांसदों को विश्वास में लेते हुए कहा कि ये फॉर्मूला हम लागू करने जा रहे हैं। उस मीटिंग में पकड़ा पकड़ी हुई, और ये जो कैलाशपति मिश्रा जी है, ये वो पकड़ा पकड़ी करने में सबसे आगे थे। कर्पूरी ठाकुर के मंत्रिमंडल सहमा गया कि यहां हाथापाई की नौबत आ गई। सब उस रिजर्वेशन की खिलाफत करने वाले थे, जितने भी जनसंघी थे। उसके बाद ये बात चंद्रशेखर जी को पता पड़ी, वो मीटिंग आधी अधूरी वही छूट गई। चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के पूरे कैबिनेट को अपने घर बुलाया, 3 साउथ एवेन्यू बंगले पे, और कहा कि कर्पूरी जी ये कैबिनेट की मीटिंग मेरे घर पे लीजिए, मैं देखता हूं किसकी हिम्मत है आपको हाथ लगाने की। और 3 साउथ एवेन्यू चंद्रशेखर जी के बंगले पे बिहार राज्य के कैबिनेट की, मंत्रिमंडल की पूरी बैठक होती है, और उसमें यह रिजर्वेशन पास किया जाता है, प्रस्ताव। ये तथ्य है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि कर्पूरी जी के विजन से हम चल रहे हैं। कर्पूरी जी के विजन से चलते तो फिर जातिगत जनगणना से आपको क्या तकलीफ थी? कर्पूरी जी का एक किस्सा बड़ा फेमस है। कर्पूरी ठाकुर के घर चरण सिंह गए। चरण सिंह की हाइट तो बहुत ज्यादा थी, तो चरण सिंह उस छोटे दरवाजे में पहले भी
गांव के गरीबों के दरवाजे, तो एक नाई के घर का दरवाजा कैसा होगा, बहुत छोटा। जब वो गए, झुक के भी गए, तो उनके सर पे बुरी तरह से लगा। तो उनने कर्पूरी जी को कहा कि अरे दरवाजा जरा ना बड़ा करवा दो आप, बहुत मैं झुक के आया फिर भी लगा मुझे। तो कर्पूरी जी ने कहा कि मैं माफी चाहता हूं, आपको लगी, मैं सॉरी इसके लिए, लेकिन चरण सिंह जी दरवाजा बड़ा नहीं हो सकता। जब तक बिहार के अंतिम छत विहीन परिवार के सर पे छत नहीं होगा, मेरे दरवाजा बदल नहीं सकता। और उस आदमी ने मरते दम तक कोई अपना घर नहीं बनाया। आज कर्पूरी ठाकुर होते तो 60 करोड़ के रामलला के दरवाजे पे बोलते जरूर कि जिस देश में 81 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो अनाज के भीख पे जिंदा है, कि वहां ये जरूरी है क्या? ये पूछते जरूर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सोने के दरवाजे की जरूरत नहीं है। रामलला प्रतिष्ठित वही होंगे जहां राम राज्य है, और राम राज्य में हर एक के घर में छत और दरवाजे होने चाहिए। राम राज्य वहां फैलता है। कर्पूरी ठाकुर के कुर्ते का किस्सा प्रधानमंत्री स्वयं लिखते अपने आर्टिकल में, जो कैसा फटा हुआ कुर्ता पहन के बैठे थे, और चंद्रशेखर जी ने कहा कि वह पैसा इकट्ठा किया, भाई सब पैसा इकट्ठा करो, कर्पूरी जी के लिए कुर्ता खरीदना है। कर्पूरी जी फटा हुआ कुर्ता आप नया खरीदे। कर्पूरी जी ने बड़े हंसते हुए वो पैसे स्वीकार किए और सीएम रिलीफ फंड में दे दिए। उन्हें अपने काम पे गर्व था, अपने कपड़ों पे नहीं। ये किस्सा हमको वो आदमी सुना रहा है जो 16 लाख का सूट पहनता है, सूट बूट की सरकार चलाता है, और फिर कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर का विजन है। इन्हें कर्पूरी ठाकुर तब याद आते हैं जब इन्हें चुनाव में लगता है कि एक बिहार का 25% और 35% मतदाता यूपी का अपने पाले में आ जाएगा यदि कर्पूरी ठाकुर को आज हम भारत रत्न देते हैं तो। लेकिन जो कर्पूरी ठाकुर को भगवान मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, कर्पूरी ठाकुर को जो आंबेडकर का दर्जा देते हैं बिहार में, अति दलित जो है, वो सारे लोग जानते हैं कि वर्तमान केंद्र सरकार और उनकी पार्टी कर्पूरी ठाकुर के हर विजन की कैसी धज्जियां उड़ाती है। ये तो सिर्फ लिप सर्विस है। महात्मा गांधी के फूलों का हार डालते हैं तस्वीर को, और महात्मा गांधी वकील ही नहीं थे, उन्होंने डिग्री नहीं ली थी, फ्रॉड वकील थे, ये बोलने वाले आदमी गवर्नर बने रहते हैं। आज तमिलनाडु के गवर्नर ने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महिमा मंडन करते हुए कि देश की आजादी महात्मा गांधी ने नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने दी। महात्मा गांधी का तो कोई योगदान था ही नहीं देश की आजादी में। यह आदमी तमिलनाडु का गवर्नर है, बीजेपी का मेंबर है। नथुराम गोडसे मेरा रोल मॉडल है, ये बोलने वाली साध्वी सांसद बनती है बीजेपी के टिकट पे। एक तरफ आप महात्मा गांधी के फूलों का हार चढ़ाते हैं और दूसरी तरफ महात्मा गांधी के हत्यारों को अपने साथ बिठाते हैं। ये दोगलापन जो लेके चलते हैं, यदि वो आज भारत रत्न देकर अपने आप को महिमामंडित करवाना चाहते हैं कि हमने कर्पूरी जी की इज्जत कर दी, आज कर्पूरी जी अपमानित हुए हैं। जी, भारत रत्न अवार्ड सम्मानित हुआ है और कर्पूरी जी अपमानित हुए हैं, क्योंकि जब चुनाव आ गए तब आपको कर्पूरी जी की याद आ गई। कर्पूरी जी चुनाव के टाइम याद करने वाली व्यक्ति नहीं, कर्पूरी राजकाज करते समय याद करने वाली व्यक्ति हैं। कर्पूरी जी ठाकुर को आप जब 700 किसान मर जाते और तब कहते हो मेरे लिए मरेगा, तब आपको कर्पूरी ठाकुर याद आना चाहिए था। जब पूरा आज भी मणिपुर जल रहा है मई 3 से, आज 7-8 महीने हो गए, तब आपको कर्पूरी ठाकुर याद आना चाहिए था। जब करोड़ों रुपए का सेंट्रल विस्टा बनता है तब आपको कर्पूरी ठाकुर याद आना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री की अगवानी पे कोई राज्य सरकारें बीजेपी की करोड़ों रुपए के विज्ञापन जारी करते हैं, तब कर्पूरी ठाकुर याद आ जाना चाहिए था। कर्पूरी ठाकुर आपको याद चुनाव के नजदीक आते से आता है, तो कम से कम उस महान व्यक्ति का राजनीतिकरण मत करिए, जी। मत मैं छेड़िए उसको। जी, जी। और अशोक भाई एक चीज और, मुझे तो जितनी बढ़िया अंग्रेजी में आज प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अंग्रेजी का आर्टिकल लिखा है, तो मुझे तो लगता है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जगह अगर अंग्रेजी में भी एमए करते तो डिस्टिंक्शन के साथ करते। बहुत बढ़िया अंग्रेजी लिखी, मतलब मुझे देख के अच्छा लगा। खैर, अब अगली बात जो मैं इंडिया गठबंधन की थोड़ी बात कर लूं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में भी एक मेन शो चल रहा है। लोग कह रहे थे सड़क पे उतरो, सड़क पे उतरो। अब राहुल गांधी कह गए ठीक है, सड़क पे उतर गए।
नीतीश जी अपना लगे हुए, नीतीश जी के ऊपर पूरी बीजेपी किसी तरह से बिल्कुल हावी हो रही है कि उनको डिस्क्रेडिट करो, नेम शेमिंग करो सुबह से शाम तक। ममता जी अपना एक अलग कह रही हैं कि मैं अकेले, मैं वही जैसा आपसे बात हुई कि वो इंडिया गठबंधन में है, वो कुछ कुछ स्टेटमेंट दे रही हैं। अधीर रंजन चौधरी कुछ स्टेटमेंट देते हैं, कम्युनिस्ट कुछ, लेकिन हैं सब एक जगह। ये बिल्कुल अगर हमारे आपकी ज्वाइंट फैमिली अगर गांव जाइए तो ऐसे ही होता है, वो उधर भी है लेकिन है सब एक जगह। कोई बाहर वाला आएगा तो सब मिलकर फिर उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन अंदर सब कुछ कुछ। तो इससे आपको कहीं लग रहा है कि ये चीजें और मतलब ठीक हो रही हैं, या ये चलता रहेगा, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ इतने बड़े ये गठबंधन का है? पार्ट एंड पार्सल है। ये बीजेपी में भी है, महाराष्ट्र में भी जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां भी सीट शेयरिंग को लेकर भयानक झगड़े हैं। वहां भी एक एक सीट पे 3-3 दावेदार है। अजित पवार भी दावा कर रहा है, एकनाथ शिंदे भी दावा कर रहा है और बीजेपी भी दावा कर रहा है। ऐसे कई वहां पे आपको जुगाड़ मिलेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज ये सेटलमेंट होगा। ये अभी सब पोस्चरिंग है। धीरे धीरे कुछ जगह फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा, कुछ जगह अंडरस्टैंडिंग होगा। पिछले विधानसभा में एक अंडरस्टैंडिंग था, कांग्रेस और लेफ्ट साथ में चुनाव लड़ी, लेकिन बिल्कुल डाउन प्ले करते हुए चुनाव लड़ी। सीधा मुकाबला होने दिया मायावती, ममता जी और उसमें। तो जो कांग्रेस का वोट और जो लेफ्ट का वोट ममता को ट्रांसफर हुआ, इससे ममता की सीटें बढ़ी। जी ये बात है। जी तो ये होगा। इस पे मैं ज्यादा इंडिया गठबंधन को लेके ज्यादा मैं आश्वस्त हूँ, मुझे इतनी ज्यादा चिंता नहीं है। जी। अशोक भाई बस पे चलते चलते एक अंतिम, क्योंकि उस बात पे मेरे मन में कुछ दुविधाएं हैं, मैं आपसे भी पूछ लूं। मैं हरदम कहता हूं मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, रोज पूजा करने वाला हिंदू हूं, लेकिन जो उस दिन अयोध्या में हुआ, एक तो काली जैकेट पहन के, मतलब मुझे नहीं, भागवत जी काली जैकेट पहन के शुभ काम में क्यों अमंगल करने गए थे मुझे नहीं मालूम। आरएसएस में हो सकता है ये सब पहना जाता हो कि शनि देवता के मंदिर में काला कपड़ा पहन के शुभ काम था, काली जैकेट पहन के वहां पहुंच गए थे बीच में। एक दूसरा, आप मेरे दफ्तर आए हैं, मेरे दफ्तर से नीचे जो हजरतगंज चौराहा है, परसों यहाँ पे जिस तरह के गाने पब्लिक एड्रेस सिस्टम से बजाए गए, नीचे डिस्को डांस हो रहा था, और क्योंकि आदेश था मोदी जी का कि दिवाली मनाइए, तो दिवाली मनाई जा रही थी। और वो कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद के कोई नारे नहीं थे, वो बाकायदा स्टूडियो में रिकॉर्ड किए हुए मुसलमानों के प्रति गंदी मां बहन की गालियां थी, जो रिकॉर्ड की गई थी गाने के रूप में। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तो ये हिंदू नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं हिंदू तो नहीं हूं। आपको क्या लगता है 145 करोड़ के देश में 37% मतदान क्यों मोदी जी को पड़ता है, बाकी क्यों नहीं पड़ता? इस देश में 140 करोड़ में 20 करोड़ यदि मुसलमान है तो बाकी 120 तो हिंदू है ना। वो 120 करोड़ क्यों नहीं उनके पीछे है? क्योंकि मेरा हिंदुत्व वो नहीं है। आप सिर्फ यहां तक मत जाइए, कई जगह पे चर्चों पे भगवा लगाने का प्रयास किया चढ़ के, कई जगह मस्जिदों पे भगवा चढ़ने का प्रयास किया, कई जगह मोटरसाइकिल लेके हुड़दंग निकले। मुझे तो कई जगह ये याद आ गई, जैसे कावड़िया निकलते हैं और जो हुड़दंग होता है, वैसा हुड़दंग रास्ते में आता रहा। क्या ये राम राज्य है? सवाल ये है, क्या राम राज्य में ये सब जायज है? और यदि ये जो हो रहा है, वो गाना मैंने भी सुना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री, मुझे लगता है मुख्यमंत्री के आवास से 600-700 मीटर दूर है वो जगह, जी 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 और मंदिर के प्रांगण से कोई किसी को बहुत गंदी मां बहन की गाली दे रहा हो, और वो रिकॉर्डेड भजन है, इसका मतलब ये पूरा एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। ये कोई झगड़े पे गाली दी नहीं गई है, किसी ने किसी को उसका तो गाली दे दी। एक गाली रिकॉर्ड की गई, बाकायदा लिरिक्स लिखे गए, इसको म्यूजिक दिया गया, और इतनी मां बहन की गंदी गालियों का भजन यदि सुनाया जाता है मंदिर से, तो क्या ये राम राज्य है या रावण राज्य है? यह प्रधानमंत्री को तय करना पड़ेगा। नहीं, क्या ये हिंदू है? मैं प्रधानमंत्री तो क्या नहीं, क्या ये क्या हिंदू प्रधान है? नहीं नहीं, हिंदू सवाल ही नहीं उठता। ये हिंदू है ही नहीं। हिंदू तो रावण भी था। रावण कौन सा मुसलमान था? बीच में एक पिक्चर में रावण की दाढ़ी दिखाई दी तो सारे हिंदू, सारे ब्राह्मण इकट्ठा हो गए थे कि हमारे रावण को मुसलमान जैसा क्यों दिखा रहे हो। सारे ब्राह्मण आज भी इतराते रावण पे। रावण हिंदू था, प्रगाढ़ पंडित था, ज्यादा ज्ञाता था, उससे बड़ा ज्ञाता पृथ्वी पर कोई नहीं था, साक्षात शिव का भक्त था, लेकिन अविचारी था।
अविचारिता, इसके लिए उसका वध हुआ। तो राक्षस उसको कहलाते हैं जो हिंदू कह के अनैतिक काम करते हैं। तो ये सब रावण की औलादें हैं जो ये कर रही है। राम के बच्चे जो है वो ये कर ही नहीं सकते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम किसी दूसरे धर्म को, बाबरी ने मस्जिद तोड़ी इसलिए वर्तमान मस्जिद हम तोड़ेंगे, ये बदले की भावना हो ही नहीं सकती। यदि ये बदले की भावना होती तो रावण मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ, तब राम जी ये नहीं कहते लक्ष्मण को कि जाके इस ज्ञाता से ज्ञान ले। आज पृथ्वी पे ऐसा ज्ञाता है, जा रहा है, स्वर्गलोक पधार रहा है, जो भूतों न भविष्यति कभी होगा आने वाले समय में। तो उनके दर्शन लो और उनके ज्ञान की बातें सुनो। एक शिष्य बनकर उनके चरणों में लक्ष्मण ज्ञान का पाठ पढ़ते हैं। ये राम है। उन्होंने जाके नहीं कहा कि जाओ दो 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 तीर और खींच दो साले को, मारो दो। हनुमान जी को बोला गधे से उसका सर छिन्न भिन्न करो, तोड़ दो हाथ इसके। ये नहीं बोला राम जी ने। जी जी जी। तो ये तमाम चीजें जो है, रामायण पढ़ो तो सही, राम को समझो तो सही। और यदि सरकार या मोदी जी ने इसके ऊपर अंकुश नहीं रखा तो ये भस्मासुर होके एक दिन इन्हें ही लील जाएगा। जी जी। मैं अशोक भाई, इसको खत्म करने से पहले मुझे कभी कभी एक चीज ये भी लगती है कि शायद एक जिम्मेदारी हम लोगों की, पत्रकार होने के नाते जो जिम्मेदारी है, लेकिन एक हिंदू होने के नाते भी शायद एक जिम्मेदारी आ गई है कि इस तरह के जो छद्म हिंदू, जो गुंडे, जो लफंगे घुस गए हैं और हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उनको भी बेनकाब करना जरूरी है। शायद ये जिम्मेदारी भी हमारी है। यही इसीलिए हम कहते हैं ना कि इनका हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व है नहीं। ये कौन सा हिंदुत्व है? जी जी। मेरे हिंदुत्व में तो रसखान भी है, कबीर भी है। जी जी। मेरा हिंदुत्व तो छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व है। जैसे एक बहुत ही चाटुकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना की मोदी जी के साथ, और छत्रपति शिवाजी का अपमान समझता हूं मैं। छत्रपति की शिवाजी की तुलना किसी के साथ भी करे तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मस्जिद नहीं गिराई, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मस्जिद बनवाई, क्योंकि 60,000 पठान थे उनके घुड़सवार, उनके आर्मी में। उनके अंगरक्षकों के में मुसलमान लोग थे। छत्रपति के एक एक क्वालिटी में बताऊं तो आपको 2 घंटे का शो करना पड़ेगा सर, दिन कम पड़ जाएंगे। और ऐसे आदमी को आपने कहा कि ये छत्रपति के बाद यदि कोई हुआ तो मोदी जी हुए। वो जो कोई गिरी साहब थे, उन्होंने शायद पीएचडी करी है चाटुकारिता में। आप ये कहिए, आप प्रधानमंत्री जी को महिमा मंडन करिए, बिल्कुल करिए, वो मेरे प्रधानमंत्री जी है, मेरे भी अभिभावक है। वो आते हैं तो मैं भी इतना बदतमीज नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री सामने आए और मैं नतमस्तक होकर उनको नमस्ते नहीं करूं। एक ओहदे पे है भाई, मेरे देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन फिर उनकी तुलना में जबरदस्ती भगवान राम से और उनकी तुलना में छत्रपति शिवाजी से और महाराणा प्रताप से नहीं करूंगा। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू।